कनाडा में क्या है इतना खास? क्यों ज़्यादातर अक्सर स्टूडेंट कनाडा में स्टडी के लिए जाते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके बेसिक से लेकर पीआर, इमिग्रेशन, सिटीजनशिप, वीज़ा, सभी आपके जो डाउट हैं वो क्लियर करा दूंगा। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल GK.24। कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे दोस्तों। और अगर चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके साथ पहुंच सके। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मूव करते हैं आज की जो टॉपिक की तरफ है। तो पहले हम बात करेंगे कनाडा के बेसिक के बारे में, क्या क्या है। तो रूस के बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है कनाडा। तो इस देश की जो आबादी है वो 3 करोड़ 70 लाख है। तो यह 9.98 मिलियन वर्ग स्क्वायर तक फैला हुआ है। तो कनाडा की जो कुल आबादी है उसका 82% हिस्सा जो शहरों में रहता है और 18% जो दुनिया है वो गांवों में रहती है। तो कनाडा 1 जुलाई 1867 को देश बना था। इस देश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, एक तो इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच। तो इसकी जो देश की करेंसी है वो है डॉलर। उसके अलावा कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा देश है, जहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको कभी भी कॉलेज नहीं गया हो। कनाडा को झीलों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि कनाडा में 3000 से अधिक झीलें हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। इस देश का जो सबसे बड़ा शहर है वो है टोरंटो। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कनाडा और अमेरिका में है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीके में भी अक्सर आता है। ये दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। यूरेनियम का प्रयोग आपको पता ही होगा कि परमाणु जो विस्फोटक होते हैं उसकी ऊर्जा के लिए काम करता है। तो कनाडा में सबसे कम तापमान -83 डिग्री तक हो गया था, जो 1947 को दर्ज किया गया था। अमेरिका ने कनाडा पर 2 बार हमला किया और 2 बार ही अमेरिका को हार मिली। कनाडा में पंजाबियों की आबादी बहुत ही ज़्यादा है। आप जब कनाडा जाओगे कभी भी तो वहाँ आप देखोगे कनाडा के जो पंजाबी हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जो पंजाबियों की आबादी है वो 7 लाख से भी अधिक है, जो जहाँ की पूरी पॉपुलेशन का 2% हिस्सा है। तो ये थे कुछ बेसिक टॉपिक। मूव करते हैं आईलेट्स की तरफ। तो आईलेट्स बैंड्स क्या है? तो आईलेट्स की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो आपको इसकी फुल फॉर्म से ही इसके मीनिंग का पता चल गया होगा। तो जैसे जो भी नॉन नेटिव इंग्लिश कंट्रीज़ होती हैं जहां इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो जो इन कंट्रीज़ में जो भी एप्लीकेट बाहर जाना चाहते हैं तो इनको बाहर जाने से पहले एक इंग्लिश का टेस्ट देना होता है, जिसे आईलेट्स कहा जाता है। जे 1989 को स्टार्ट हुआ था। तो जो आईलेट्स हैं जे 140 कंट्री और 10,000 कॉलेज में यूज़ होती है। हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में स्टूडेंट के लिए आईलेट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसमें कम से कम 6 बैंड ज़रूरी होते हैं। अगर आप भी आफ्टर 12th के बाद कनाडा में बैचलर, मास्टर्स या डिप्लोमा की सोच रहे हो तो आपके 12th में जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा, जहाँ कई कॉलेज यूनिवर्सिटी में 60% भी चल सकते हैं। लेकिन कनाडा की कुछ पॉपुलर जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, जैसे वैंकूवर में होगा, टोरंटो, कैलगरी, मॉन्ट्रियल में, जैसी जगह में आपको 18+ एलिजिबल होने चाहिए, तभी आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन मिल सकेगी। हम बात करते हैं आगे आईलेट्स की फॉर्मेट की। तो ये 2 प्रकार की होती है आईलेट्स, एक एकेडमिक और एक जर्नल। अगर किसी एप्लीकेट ने बाहर जाना है, स्टडी पे जाना हो स्टडी करने, तो उसको एकेडमिक आईलेट्स टेस्ट देना होता है। और अगर किसी एप्लीकेट को बाहर वर्क वीज़े पर जाना हो तो उसको जो है जर्नल आईलेट्स टेस्ट देना होता है। तो आईलेट्स एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? आईलेट्स सिलेबस है, इसमें 4 पैटर्न होते हैं, जैसे आपको भी पता होगा, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। इन सभी 4 स्किल में से 1 से लेकर 9 तक स्कोर दिया जाता है। और इसके अलावा ओवरऑल जो है उसके अलावा ओवरऑल भी स्कोर दिए जाते हैं, जिसको हम बैंड कहते हैं। अगर आप बाहर ग्रेजुएट नर्सिंग करने जा रहे हैं तो आपके 6+ आपके जो है बैंड होने चाहिए। आई होप आईलेट्स को लेकर आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके हैं। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक इमिग्रेशन की तरफ। तो कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि इमिग्रेशन क्या होता है। तो जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो, उसके बाद चेक इन काउंटर पे जाते हो, उसके बाद आप जाते हो इमिग्रेशन पर। तो हम वही बताएंगे इमिग्रेशन क्या है। जब आप इमिग्रेशन पे जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एक डिपोचर कार्ड भरना पड़ेगा। इस डिपोचर कार्ड में आपको अपनी पूरी बेसिक जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी होती है।
पहले आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन होगा, देन वीज़ा वेरिफिकेशन होगा, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा। जैसे आप किस पर्पस से आप जा रहे हो, जो आपसे जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा पूछते हैं कि आपका फ़्लाइट नंबर क्या है और आप कब आओगे, कब जा रहे हो, एक्सेट्रा का क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इसके बाद वो आपके पासपोर्ट पर एक स्टैंप लगा देते हैं। फिर जब आप कनाडा में मूव करोगे तो वहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वहाँ उस पर भी आपको अपनी बेसिक जो है जानकारी देनी होगी। उसके बाद आपका पासपोर्ट चेक होगा, वीज़ा चेक होगा, आपके फिंगरप्रिंट लगेंगे। तो वहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हमारी कंट्री में किस पर्पज़ से आए हो, एक्सेट्रा कई क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस जो पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इमिग्रेशन कहा जाता है। सो ये था इमिग्रेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट मूव करते हैं टॉपिक PR, जिस सिटीजनशिप के बारे में। तो PR की जो फुल फॉर्म है वो है परमानेंट रेजिडेंस। कई लोगों को ये डाउट होता है कि हाउ टू गेट सिटीजनशिप ऑफ कनाडा। तो मैं आपको पूरी डिटेल्स में समझा दूंगा कि किसी भी देश की जो नागरिकता पाने के लिए जो वहाँ की वो कंडीशन आपको ही पता कि वो फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें जो आपकी एज है वो 18+ होनी चाहिए। अगर आपकी एज इससे कम है तो आपके पेरेंट्स है, जो आपके लीगल गार्जियन है, वो भी अपनी एप्लीकेशन वो है फिल कर सकते हैं, लेकिन वह भी वहाँ के परमानेंट सिटीजनशिप होने चाहिए। और दूसरी बात करें तो आपको टाइम लिमिट तक कुछ कनाडा में रहना होगा और आपके पास एक परमानेंट घर भी होना चाहिए जहाँ तक आप 2 साल तक कम से कम रही हो। और आपको और भी कंडीशन फिल करनी होती है ताकि उनको ये पता चल सके कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं। इसके बाद आपको इनकम टैक्स भी भरना होता है ताकि ये पता चल सके कि आपकी जॉब लीगल है या अनलीगल। और अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं कनाडा की, एक इंग्लिश और फ्रेंच। तो PR के लिए आपको एक इनकी जो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज में से आपको एक अच्छी तरह से आनी चाहिए। और अब बात करते हैं देन आपको इस कंट्री के बारे में कितनी नॉलेज है, आपको ये पता करने के लिए वहाँ की जो सरकार है वो सिक्योरिटी टेस्ट भी लेती है। इसे 16 ईयर्स से लेकर 64 ईयर के एप्लीकेंट को देना होता है। PR के लिए आपको एक फॉर्म भी फिल करना होता है और इस फॉर्म को फिल के साथ आपको जरूरी जो आपके डॉक्यूमेंट वो अटैच करने होते हैं और आपको फ़ीस भी पे करनी होती है। कनाडा सिटीजन से जो जुड़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी बातें मैंने आपको बताती हैं। वैसे सिटीजनशिप का जो पूरा प्रोसेस रूल रेगुलेशन है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो। सो ये था PR का टॉपिक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वीज़ा। तो जो वीज़ा वो 3 प्रकार का होता है, वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा और स्टडी वीज़ा। हम बात करते हैं कनाडा के स्टडी वीज़ा के बारे में। इसमें सबसे पहले आपको IELTS में ईच 6 बैंड होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो करने जा रहे हैं तो आपको 6 से अप बैंड होने चाहिए। जैसे आपने IELTS कर ली, आपके DMC जैसे आपके डॉक्यूमेंट भी आगे आपको मिल गए, फिर शुरू होता है एडमिशन का प्रोसेस। जैसे आपने 3-4 कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑफ़र डालते हो, आपको एडमिशन मिल भी जाती है। फिर आपको जो आपके 10-15 जो आपके डॉलर है वो फ़ीस पे करनी होती है। देन आपको आता है आपका LOA। LOA क्या होता है, लेटर ऑफ एक्सेप्ट। ये आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी एम्बेसी या फाइल में लगाना होता है। इसके साथ आपको एक GIS एनुअल इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। आपको कॉलेज में 1 साल की जो फ़ीस जमा करवानी होती है। अगर आपके IELTS में 6 बैंड हैं तो आपको CTS में फ़ाइल लगाओ, और अगर आपके जो 6 में से कम बैंड हैं, जैसे एक आपके सब्जेक्ट में से 5.5 बैंड आ गया तो आपको जनरल में फ़ाइल लगानी होती है। फिर आप कहीं भी कैनेडियन कहीं भी बैंक में जाकर GIS खुलवा सकते हैं। फिर आपके GIA और कॉलेज से LOA भी मिलता है। फिर आपकी फ़ाइल है वो रेडी होती है एम्बेसी में लगवाने के लिए। फिर आप ऑनलाइन फ़ाइल लगाते हो तो आपको रिसीवर का मैसेज आ जाता है। फिर आप अगर आपके अच्छे बैंड है तो आपके 100% चांस होते हैं स्टूडेंट के कि आपके फ़ाइल एक्सेप्ट हो जाए। फिर आपको PPR आती है जिसको बोलते हैं पासपोर्ट रिक्वेस्ट। उस लेटर को 2 वे कोरियर परचेज करके अपना वीज़ा जो पेस्ट करवाना होता है। फिर आपके जो है थंबनेल वगैरह सब कुछ लगते हैं। सो आपने एडमिशन का प्रोसेस भी किया, फ़ीस पे भी कर दी, GIS पे आपको मिल गया। उसके बाद आपने फ़ाइल एम्बेसी में लगवा दी। फिर आपका बायोमेट्रिक भी हो गया, फिर रिज़ल्ट मिला, फिर वीज़ा पासपोर्ट में पेस्ट भी करवा दिया। इसके बाद आपको एक लेटर भी मिलता है जिसे पोर्ट एंट्री लेटर कहते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर होता है, इसे आपको अपने साथ फ्लाइट में लेकर जाना होता है। इसके ऊपर आपके वीज़ा की जो पूरी डिटेल्स है वगैरह लिखी होती है।
इस सब प्रोसेस के बाद आपने फ़्लाइट बुक करवानी होती है। आपके वहाँ जो आपने कोर्स लिए हैं उस कोर्स से स्टार्ट होने से आपको मैक्सिमम 28 डेज़ पहले पहुँचना होता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है कनाडा का स्टडी वीज़ा का, अगर आपको अच्छे एप्लीकेट से पता चले। सो जहाँ मैंने आपको बिल्कुल डीपली टाइप से समझा दिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो दोस्तों ये था कनाडा के बारे में, स्टडी वीज़ा के बारे में, बेसिक आईलेट्स, PR इमिग्रेशन के बारे में आपको मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दिया। तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को बजा देना, प्रेस कर देना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके। धन्यवाद।